देखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी किसको बोलेंगे तो पहले वो देख लें आप। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ये क्या लिख दूं मैं, सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो इनका इंटरेक्शन एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व्स ओनली मोशन ड्यू टू रैंडम। काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व्स एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हियर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व्स, हियर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व्स energy of molecules, energy of molecules associated with, energy of molecules associated, energy of molecules associated with random motion of molecules, associated with random motion of molecules, मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है उससे रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। समझ रहे हैं आप, काइनेट इसमें इंटरनल एनर्जी में तो मान लीजिए आपका एक डब्बा था, वो आराम से उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी थी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, अब आप उस गैस डब्बे को उठा के आप भागने लग गए वी स्पीड से, मान लो वी स्पीड से भगा दिया उस। ठीक है, तो ये जो वी वाला टर्म आया ना, इससे एसोसिएटेड कोई भी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं होगी बेटा। इंटरनल एनर्जी अब भी वही रहेगी। ठीक है, क्योंकि v तो क्या है, कंटेनर की स्पीड भी आई है और आपके मॉलिक्यूल्स की भी आई है, तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो हो गई ना। इसको ऑर्गेनाइज वेलोसिटी बोल रहा हूँ। कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो जीरो, कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या है, केवल वो रैंडम मोशन है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व्स ओनली एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन एनर्जी। और कोई टर्म इंटरनल एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं है सिस्टम की। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि अब आइडियल गैस की अगर बात करें आप, आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस वही तो है बेटा कि जिसमें मॉलिक्यूलर का इंट्रा मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन नेग्लिजिबल मान लिया गया है, खत्म कर दिया गया है। मान लिया गया है कि मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं। दैट इज आइडियल गैस। ठीक है ना, आइडियल गैस क्या है, नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इसमें केवल इंटरनल एनर्जी में क्या डिपेंड कर रहा है, नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या है, केवल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसी टर्म नहीं आ सकती आइडियल गैस में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बस यही होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ये डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। हाँ, वो छोटा है बड़ा लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और कोई लेना देना नहीं है आइडियल गैस को किसी से। अगर टेम्परेचर चेंज है तो इंटरनल एनर्जी चेंज है, टेम्परेचर चेंज नहीं है तो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं है। बात आ रही है समझ में, इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को बिल्कुल इन्वॉल्व करती है, बट आइडियल गैस में ही नहीं, वही आइडियल गैस है। ठीक है,
तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, तो hence internal energy change of an yeah, internal energy of an ideal gas depends only on temperature. Hence internal energy of an ideal gas, internal energy of an ideal gas depends only on temperature, depends only on temperature. ठीक है, hence internal energy of an ideal gas depends only on temperature. ये बात ध्यान रखेंगे कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और ये इंटरनल एनर्जी चेंज टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज किसी भी प्रोसेस से हो, क्योंकि ये आइडिया इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारी, इंटरनल एनर्जी भी वो है बेटा, स्टेट फंक्शन है कि केवल स्टेट पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी भी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब केवल आप P1 V1 T1 से P2 V2 T2 किसी भी रास्ते से जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक आप किसी भी रास्ते से जाएं, आप देख रहे हैं ना, सिर्फ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये केवल स्टेट पर डिपेंड करती है, बीच के रास्ते पे डिपेंड नहीं करती। समझ रहे हैं, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब it depends only on the initial and final state of the system। ये और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, हम आइडियल गैस के लिए एक फार्मूला ही निकाल लेते हैं, इंटरनल जो बात ही खत्म हो जाए। ठीक है, कि हमेशा उसी फार्मूले से आप इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। वो क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, दैट इज यू, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे, दैट इज यू डिपेंड्स only on state of the system, only on state of system। ठीक है, वहां तक आप कैसे आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेट फंक्शन है, डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। तो मान लो आप कभी भी एक एक ए से बी स्टेज पे चला गया सिस्टम। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस है, मैं इनमें से एक प्रोसेस चूज कर लेता हूँ जिसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस अगर मैंने चूज कर ली, ठीक है, तो अभी एक फर्स्ट लॉ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट यहाँ पर ही मैं एक साथ ही करा देता हूँ इसकी इंटरनल एनर्जी की टर्म। ठीक है, अभी फर्स्ट लॉ हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी सिस्टम को जो आप हीट दे रहे हो वो दो जगह जाती है, तो उसका वर्क डन बाय सिस्टम या इंटरनल एनर्जी चेंज, ये अभी हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में मैंने एक कौन सी प्रोसेस चूज करी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर मैं चूज कर रहा हूँ ए से बी तक, तो आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, ध्यान से समझ ले बेटा, ये फर्स्ट लॉ है आपका। हीट गिवन, अब केमिस्ट्री में हो सकता है कुछ इधर उधर हो टर्म, बट हमारा यही है, इस तरह से ध्यान रखेंगे, हीट गिवन इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो जो आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस अगर हो रही है ए से बी तक, तो ये वर्क डन तो जीरो आ गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, ये क्या आ जाएगा डी यू। और डी क्यू आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस की जो सीवी है, कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट इनटू डीटी। ठीक है, तो अभी आपने ए से बी तक मान लो डीटी टेम्परेचर चेंज हुआ है बस, तो आप किसी भी रास्ते से जाओ डी यू हमेशा ये रहने वाला है। आप आइसोबारिक करो, आइसोकोरिक करो, कोई और प्रोसेस बना के करो, बट ए से बी तक अगर टेम्परेचर चेंज डीटी है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एन सी वी। तो मैंने प्रोसेस से इंडिपेंडेंट ही कर दिया इसको, आपको गैस का सीवी पता है। ठीक है, तो आप उसका जो डी यू है वो आप हमेशा निकाल सकते हैं, एन सी वी डी टी, यहाँ पे लिख लें। हैंस फॉर एन आइडियल गैस, क्योंकि ये डिपेंड तो करता नहीं क्या रास्ता हो, आपने एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए निकाल लिया, हर प्रोसेस के लिए वही है। ठीक है ना, अगर डी टी टेम्परेचर चेंज होता है आइडियल गैस का, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है, एन सी वी। hence for any kind of process, those infinite number of thermodynamic process की बात कर रहा हूँ,
फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, बेटा ये भी पता लगने में बहुत टाइम लग जाता है, जो अपने आप पढ़ते हैं, बता रहा हूँ, क्लियरली मेंशन ही नहीं होता है शुरू में इस तक। तो हैंस फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल बी गिवन बाय, तो एक तो बहुत ही आसान हो गया वेरिएबल निकालना, क्या, du इक्वल टू एन सी वी डी टी। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होगी आइडियल गैस पर, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, बताइए धर्मांश, कितना होगा। हैंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, हैंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज विल ऑल, धर्मांश बता ही नहीं रहे हो आप, आइसोथर्मल प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा बताओ। डी यू इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि आपका डी टी जीरो है, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना।